नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिकल सोशल एंड कल्चरल राइट्स की, जिसको कि हम ICESR भी कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे कि ओवरव्यू में यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं, जिसको कि आप एग्ज़ाम टाइम पे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो इसको आप भी एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिख सकते हैं। एक आसान तरीका है उसको याद करने का भी, बहुत एक अच्छा तरीका। आप जब एग्ज़ाम में जब आप पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखते हैं, तो एक होता है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं और पॉइंट वाइज अच्छे से चीज़ें समझ में भी आती हैं। तो यहाँ पे ओवरव्यू में हम देखते हैं, 2 पॉइंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि ICESCR को रेटिफाइड किया था जनरल असेंबली ने ऑन 16 दिसंबर 1966। अब इस चीज़ को आप अब लैंग्वेज में भी अपने कन्वर्ट करके बना करके लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो लेकिन याद करने के लिए एक इजी तरीका है कि जनरल असेंबली ने 16 दिसंबर 1966 को इसको रेटिफाइड किया था। लेकिन ये जो फोर्स में आया था कम्प्लीटली, एंट्री इनटू फोर्स ऑन 3 जनवरी 1976। इसको अब आप बढ़ा के लिखना चाहते हैं, अगर लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन के अगर नज़र से हम देखें तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो इसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन करके भी और लिख सकते हैं। लेकिन याद करने का ये एक पॉइंट वाइज इजी तरीका, आप इसको इजीली अपने नोट्स बना लें, ना हो तो आप ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। इसमें टोटल 31 आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें हम आर्टिकल देखते हैं 1 to 15 जो हमारे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और बाकी 16 to 31 अगर हम देखते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेटिफिकेशन प्रोसीजर की बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल 1 to 10 एक पेज पे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, समझने के लिए आसानी से आप इनको ईजिली याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल जो चीज़ होती है इसमें कि किस तरीके से हमें याद करना है सारे आर्टिकल्स को, सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। और अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे, हम थ्योरी तो लिख देते हैं, एक्सप्लेन भी कर देते हैं बहुत ईजिली, लेकिन अगर आप आर्टिकल्स नहीं लिखते हैं तो उतने अच्छे हम स्कोर नहीं कर पाते, नंबर हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरीके से भी अगर आप आर्टिकल्स को याद कर लेंगे, एक इजी वे है यहाँ पे, बहुत इजीली इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको चाहें तो इस तरीके से भी याद कर लें, कैसे भी कर सकते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। तो आर्टिकल 1 हम देख लेते हैं जल्दी से। आर्टिकल 1 हमें क्या कहता है ICECR में, कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, चूज़ और डिटर्मिनेशन, मतलब कि यहाँ पे ये हमें चुनने का अधिकार देता है आर्टिकल 1। ठीक है, फिर आर्टिकल 2 को हम देखें कि स्टेट टू प्रमोट दीज राइट, स्टेट का काम क्या है कि इन राइट्स के बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना, तो ये आर्टिकल 2 कहता है। पहला तो हो गया हमारा चुनने का अधिकार। अब आपने किसी चीज़ को चुन लिया लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो स्टेट क्या करेगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको प्रमोट करेगी, लोगों को पहुंचाएगी लोगों तक। आर्टिकल 3 आप देखते हैं कि ऑल मैन एंड वुमेन्स आर इक्वल। कानून की नज़र में अगर हम देखें कि लॉ में आप देखते हैं तो आदमी और औरत यानी मैन एंड वुमेन दोनों ही क्या देखे जाते हैं, इक्वल देखे जाते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 4 में हम बात करते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फॉर पब्लिक वेलफेयर, मतलब आर्टिकल 4 रेस्ट्रिक्शन की बात करता है। किस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस, जो कि रीजनेबल होने चाहिए। अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होने चाहिए, बिना किसी मतलब के लिए नहीं कि रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है। अगर बोलने का अधिकार है आपका तो उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है, लेकिन हाँ, अगर किसी ऐसी जगह पे उसको रोका जा रहा है जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर है, किसी का नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। फिर आर्टिकल 5 की हम बात करेंगे, राइट नॉट बी डेरोकेटेड बाय एनीबॉडी। जैसा कि हमने UDHR में देखा था, जो आर्टिकल 30 में ये चीज़ दी गई है वो यहाँ पे आर्टिकल 5 में दी गई है। सब में अलग अलग तरीके से राइट्स को डिफ़ाइन किया गया है। एक बार आप समझ लेंगे, याद कर लेंगे तो ये ईजी है, याद करना इतना टफ नहीं है। मैंने भी इसी तरीके से याद किया था। तो फिर हम यहाँ पे देख रहे थे कि आपका जो भी है राइट्स हैं, उनको कोई आप मिसयूज़ नहीं कर सकते। जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, जो आपको राइट्स मिले हुए हैं, उनका हमें मिसयूज़ नहीं करना है। कि जैसे आपको अगर पानी दिया जा रहा है तो पानी का आप उसको ये नहीं कि वेस्ट करेंगे, उसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको वेस्ट करे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उनको मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये राइट नॉट बी डेरोगेटेड बाय एनीबॉडी, ये कुछ समय में ऐसा भी होता है, आपके कुछ राइट्स स्टॉप किए जाते हैं
लाइक एज इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी थे। हाँ, लेकिन इसमें कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, जैसे कि आपके जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, आपका जो है रहने का अधिकार, तो अपने जिस घर में रह रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो कि गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती है। वो लगाए जाएंगे रेस्ट्रिक्शंस, तो एक मकसद के लिए लगाए जाते हैं। पूरी तरीके से आपके कुछ राइट्स हैं जो छीने नहीं जा सकते हैं, और आपको उन राइट्स को मिसयूज़ भी नहीं करना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 6 की, राइट टू वर्क, यानी कि आपको अपने काम करने का अधिकार, जिसमें कि आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट को जो है चूज़ करने का भी राइट मिलता है, कि आपको अपना पूरा राइट है कि आपको किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट चूज़ करना है, किस तरीके की नौकरी करनी है, तो ये भी आपको यहाँ पे राइट आर्टिकल 6 बोलता है। फिर आर्टिकल 7 बात करता है राइट टू लीव। आप काम कर रहे हैं किसी जगह पे, तो अब ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपसे काम ही कराया जाएगा, आपको छुट्टी लेने का भी अधिकार है, आप छुट्टी भी ले सकते हैं, हॉलीडेज़ भी ले सकते हैं, तो ये आपका अधिकार है, इसे कोई आपसे नहीं छीन सकता है। फिर आर्टिकल 8 में हम देखते हैं राइट टू मेक यूनियन। आप किसी जगह पे, जैसे हमने 6 में देखा था वर्क का, फिर उसके बाद हमने 7 में देखा था हॉलीडे का, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इसको ईजिली समझ सकते हैं कि काम कर रहे हैं, काम के बाद आप छुट्टी लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, आपको ये सारी मांगे अगर पूरी नहीं हो रही तो आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास तो जाते हैं ना। नहीं होता है तो हम एक जिस जगह पे होते हैं ग्रुप में, एक बात अगर आपकी नहीं सुनी जा रही तो ग्रुप में अपनी बातों को हम रखते हैं, ताकि एक कहते हैं ना यूनिटी, एक स्ट्रेंथ होती है यूनिटी में। तो आप अगर आर्टिकल 8 हमें यही राइट देता है, राइट टू मेक यूनियन। फिर आर्टिकल 9 की हम बात कर लेते हैं, जो कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी यानी समाज में आप रह रहे हैं तो आपको एक सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है, जो कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। तो ये कौन हमें बताता है, आर्टिकल 9 बताता है ICESCR में। आर्टिकल 10 देखते हैं, साथ ही साथ आपको हर एक व्यक्ति को अपनी फैमिली बनाने का भी अधिकार है। तो ये 1 to 10 थे, बहुत इजी थे, आप इसको अगर एक दूसरे से कनेक्ट करके चलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। अब इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 11 to 15, जो कि बहुत सिंपल है, यानी कि ये भी एक दूसरे से आप रिलेट करके देखें। जैसे कि पीछे हमने देखा कि जैसे कि हम देखते हैं कि आपने काम किया, उसके बाद आपने छुट्टी ली, फिर नहीं हुआ, आपका काम नहीं हो रहा है तो आपने एक यूनियन बनाई, फिर आपको उसके लिए पब्लिक सिक्योरिटी जो मिल रही, सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट दे रही है, फिर आप अपनी फैमिली बनाते हैं। अब फैमिली है सब कुछ, तो आपको ऑब्वियसली खाना वाना भी चाहिए होगा। तो राइट टू फूड, आपको हर एक गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो कि हर एक जो राज्य सरकारें होती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं सभी लोग। तो अब ये गवर्नमेंट होती है, आपको ये देखती है कि हमारे राज्य में कोई ऐसा तो नहीं कि जो कोई भूखा मर रहा हो, या किसी के पास खाना नहीं पहुंच रहा है, तो सबको एक खाना प्रोवाइड कराने का भी एक राइट होता है कि सबको खाना मिले। तो 11 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 11 राइट टू फूड। अब आप खाना खाते हैं तो आपकी हेल्थ भी आती है उसके बाद। तो आर्टिकल 12 हमारे हेल्थ की बात करता है कि जो भी लोग हैं सभी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए। तो इसके लिए आर्टिकल 12 हमें ये देता है, हमें अधिकार देता है, जो कि गवर्नमेंट भी हमें कई जगहों पे जो लोग इस लायक नहीं हैं जो अपना ट्रीटमेंट कराए, तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जो कि आर्टिकल 12 में आता है, राइट टू हेल्थ। फिर इसके बाद आर्टिकल 13 हमारा बात करता है राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एक बेसिक स्तर पर किसी भी राज्य में जो भी वहाँ की जो शिक्षा का जो औसत है, वो मिनिमम एक जो रखा गया है कि बेसिक एजुकेशन तो हर एक व्यक्ति को मिलनी ही चाहिए। ये कौन देखेगा, ये गवर्नमेंट देखेगी। तो राइट टू एजुकेशन है, हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो जो कि आर्टिकल 13 हमारी इसके बारे में बताता है। फिर आर्टिकल 14 हम देखते हैं, राइट टू एजुकेशन टू बी प्लान एंड डिक्लेयर बाय ऑल स्टेट्स नॉट येट डन। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, मतलब कि अब ये इसी से ही रिलेटेड है। ऊपर हमने बात करी राइट टू एजुकेशन, हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन
आर्टिकल 14 हमारा यहाँ पे ये बताता है कि जिन राज्यों में शिक्षा नहीं पहुँची है या लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, तो ये कौन काम करेगा? यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ये देखेगी, राज्य सरकार देखेगी कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल रही है, अगर किसी भी वजह से कोई दिक्कत है तो उसके लिए वो प्लानिंग करेंगे कि सभी तक शिक्षा पहुँचे। फिर इसके बाद हम लास्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 15, राइट टू कल्चर। हम इस एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक व्यक्ति को अपने अपने तरीके से रहने का अधिकार है, तो अपने अपने कल्चर को उनको फॉलो करने का भी राइट है, जो कि गवर्नमेंट उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ये राइट्स मिलते हैं उनको कि वो अपने कल्चर को प्रिवेंट करके चल सकें, अपने कल्चर को लेकर के चल सकें। तो ये हमें ICAR में आर्टिकल 15 हमें बताता है राइट टू कल्चर। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई भी इसमें आप इम्प्रूवमेंट देना चाहें तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे जो भी इम्प्रूवमेंट करना होगा तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करूँगा। और इससे पहले का जो UDHR का वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक के समझने के लिए इसको बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो आपको ईजिली ये जो 15 आर्टिकल्स हैं जो आसानी से याद हो जाएंगे, जो एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपने 15 आर्टिकल्स भी लिख देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इस तरीके से समझ के चलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।